हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। गैलेक्सी कुलम के इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आज आपके सामने प्रेजेंट हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के, और आज के टॉपिक का हमारा नाम है इम्पेरेटिव सेंटेंस। जी हाँ फ्रेंड्स, आज के टॉपिक का नाम है इम्पेरेटिव सेंटेंस। और ये इम्पेरेटिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस है जिसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे सेंटेंस को बनाना सीखते हैं, और फिर जाकर यही जो छोटे छोटे सेंटेंस हैं बड़े सेंटेंस में जाकर के मिल करके वो लंबे बन जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला सवाल ये है, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, इम्पेरेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है। तो फ्रेंड्स, इम्पेरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है आज्ञावाचक वाक्य, या फिर आप यूं कह सकते हैं आज्ञा सूचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य कहें या आज्ञा सूचक वाक्य कहें, दोनों ही बातें आपस में बराबर है, कोई भी अंतर नहीं है। फ्रेंड्स, आज्ञावाचक वाक्य क्या होता है? जब भी आप किसी व्यक्ति को सामने से ऑर्डर देते हैं किसी भी काम को करने का, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आज्ञावाचक वाक्य। और जब यह बोला जाए कि आज्ञावाचक वाक्य, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर ही नहीं आएगा, इसमें एडवाइस भी आ सकता है, इसमें रिक्वेस्ट भी आ सकता है, इसमें वार्न भी आ सकता है और सजेस्ट भी आ सकता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यह बनता है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस में ऐसा कौन सा भावना है जो भावना एक्सप्रेस होता है। तो बताया गया है कि इट एक्सप्रेसेस ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, वार्न एंड सजेस्ट। अब इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि इंपेरेटिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जो ऑर्डर को एक्सप्रेस करता है। ऑर्डर का मतलब क्या होता है? ऑर्डर का मतलब होता है आदेश। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? यह एडवाइस को भी एक्सप्रेस करता है। एडवाइस का मतलब क्या होता है? सलाह। नेक्स्ट रिक्वेस्ट, यह अनुरोध का भी भावना एक्सप्रेस करता है। नेक्स्ट क्या है? वार्न। वार्न का मतलब होता है चेतावनी देना। तो इंपेरेटिव सेंटेंस क्या करता है? सामने वाले को चेतावनी देने का भी काम करता है। एंड सजेस्ट, सजेशन का मतलब होता है, सजेस्ट का मतलब होता है सुझाव। तो फ्रेंड्स, ये जो इंपेरेटिव सेंटेंस है ये सुझाव देने का भी काम करता है। तो आपसे कई बार सवाल पूछा जा सकता है कि इंपेरेटिव सेंटेंस किन चीजों की, किन प्रकार की भावनाओं को एक्सप्रेस करता है। तो आपको बताना है इंपेरेटिव सेंटेंस ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, वार्न और सजेस्ट के भावनाओं को प्रकट करता है। और फ्रेंड्स, इंपेरेटिव सेंटेंस पकड़ने का क्या तरीका है? कोई भी सेंटेंस दिया रहता है और उस सेंटेंस में हम कैसे जान पाएंगे कि ये दिया गया सेंटेंस एक इंपेरेटिव सेंटेंस है? तो इसके लिए बताया गया है कि इट इज यूज्ड विदाउट सब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स, याद रखना होगा, इंपेरेटिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता है। अब मैंने कई क्लासेस में आपको बता रखा है कि सब्जेक्ट हम किसे कहते हैं। तो सब्जेक्ट हम उसे कहते हैं जो काम करता है। यानी बेसिकली आई क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। वी क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। ही क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। सी क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। और भी सब्जेक्ट्स होते हैं जो काम करते हैं, वो सब्जेक्ट कहलाते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इंपेरेटिव सेंटेंस में कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता है। जी हां फ्रेंड्स, इंपेरेटिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता है। तो इसमें होता क्या है? तो इसमें ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जा सकता है। जी हां फ्रेंड्स, इसमें क्या हो सकता है? ऑब्जेक्ट का प्रयोग हो सकता है, लेकिन आप इसमें सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे यदि मैं आपको कहूं आई, तो याद रखिए फ्रेंड्स, आई का प्रयोग हम इसमें नहीं कर सकते, लेकिन आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, तो हम मी का प्रयोग कर सकते हैं। हम वी का प्रयोग नहीं कर सकते, लेकिन वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? अस, तो हम अस का प्रयोग कर सकते हैं। तो बेसिकली हम ये जानते हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें सब्जेक्ट काम नहीं करता। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, इसमें एक हिडन सब्जेक्ट होता है। हिडन मतलब छुपा हुआ सब्जेक्ट होता है। जैसे मैं आपसे कहूं कि कहीं पर लिखा हुआ है 2, कहीं पर लिखा हुआ है 3
और मैं आपसे पूछूं कि बताओ ये प्लस में है या माइनस में, तो आपका जवाब होगा कि सर ये प्लस में है। क्यों? क्योंकि प्लस का जो चिन्ह है वो लिखा नहीं जाता है, वो छिपा होता है। उसी प्रकार से इंपैरेटिव सेंटेंस में एक सब्जेक्ट छिपा होता है, और वो सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है यू। क्यों? क्योंकि जनरली हम ऑर्डर सामने वाले को देते हैं, एडवाइस सामने वाले को देते हैं, रिक्वेस्ट सामने वाले को करते हैं, इसलिए इसमें एक हिडन सब्जेक्ट होता है, और वो सब्जेक्ट क्या होता है? यू, जो दिखता नहीं है लेकिन होता जरूर है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि आखिर इंपैरेटिव सेंटेंस को बनाया कैसे जाता है। तो इसका एक छोटा सा स्ट्रक्चर है, इंपैरेटिव सेंटेंस का एक छोटा सा स्ट्रक्चर है, और इसका स्ट्रक्चर क्या कहता है? इसका स्ट्रक्चर कहता है सबसे पहले आपको V1 लगाना है। जी हां फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्या लगाना होगा? सबसे पहले V1 लगाना होगा, और बगल में हमें लगाना पड़ेगा C। तो पहले लगाएंगे V1 और फिर क्या लगाएंगे? C। तो चलिए आपको हम ये डिटेल्स में बताते हैं ये V1 क्या है और ये C क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे V के बारे में। तो फ्रेंड्स, आप सभी को अच्छे से पता होगा ये जो V है, ये V का मतलब क्या होता है? वर्ब। जी हां फ्रेंड्स, V का मतलब क्या होता है? वर्ब। और 1 का मतलब होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आप सभी को पता है कि वर्ब के टोटल 5 फॉर्म्स होते हैं, V1, V2, V3, V4 और V5। लेकिन हमें इंपैरेटिव सेंटेंस में क्या करना है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। लेकिन अब एक सवाल और उठ जाता है कि सर हम कैसे जानेंगे कि सेंटेंस में ये वाला शब्द एक वर्ब है? जी हां फ्रेंड्स, कैसे जानेंगे कि ये शब्द, ये पर्टिकुलर शब्द एक वर्ब है? तो इसे भी जानने का एक छोटा सा तरीका दिया गया है। जैसे बताया गया है कि जिस हिंदी शब्द के अंत में ना या ओ आ जाए क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। हां फ्रेंड्स, जो भी हिंदी का कोई शब्द है, यदि उस हिंदी के शब्द में क्या आ जाता है? ना आ जाता है, या उस हिंदी के शब्द में ओ आ जाता है, तो आप समझ लीजिए कि वो शब्द क्या है? वो शब्द एक वर्ब है। कैसे? एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हमने आपसे कहा खाना, हमने आपसे कहा खाना, या फिर खाना को हम लिख सकते हैं खाओ। खाना को क्या लिख सकते हैं? खाओ। तो अब देखिए, खाना हो जाए या खाओ हो जाए, ये क्या है? ये एक हिंदी का शब्द है। जी हां फ्रेंड्स, क्या है? हिंदी का शब्द है। और ये जो आपका हिंदी का शब्द है, इसमें देखिए अंत में क्या आया है? ना। या फिर देखिए इसके अंत में क्या आया है? ओ। तो बताइए खाना या खाओ का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है? इसका इंग्लिश मीनिंग होता है ईट। तो बताइए ईट क्या एक वर्ब है? तो जी हां, ईट क्या है? एक वर्ब है। फिर इसी तरीके से आप कह सकते हैं कि एक वर्ड हमने लिया पढ़ना, क्या हम पढ़ना को लिख सकते हैं पढ़ो? तो आप देख सकते हैं कि यह हिंदी का शब्द है, और ये जो हिंदी का शब्द है इसके अंत में देखिए ना आया है, और इसके अंत में देखिए ओ आया है। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि हिंदी का वैसा शब्द जिसके अंत में ना आ जाता है या जिसके अंत में ओ आ जाता है, वो क्या कहलाता है? वो वर्ब कहलाता है। तो बताइए पढ़ना का इंग्लिश क्या है? पढ़ना का इंग्लिश होता है रीड। तो रीड क्या हो गया? रीड एक वर्ब हो गया। इसी टाइप से आप कह सकते हैं, जैसे हमने लिखा सोना, सोना, सोना को हम लिख सकते हैं सो। सोना को हमने क्या लिख दिया? सो। तो आप देख सकते हैं कि सोना के अंत में क्या आ गया? ना, और सो के अंत में क्या आ गया? ओ। तो हम कह सकते हैं कि सोना क्या है? सोना एक वर्ब है, यानी सोना का इंग्लिश क्या हो जाता है? स्लीप। तो स्लीप क्या हो जाएगा? एक वर्ब हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट यदि हम बात करें पीना की, ओके फ्रेंड्स, पीना, पीना को हम क्या कह सकते हैं? पीना को हम लोग कह सकते हैं पियो। पीना को क्या कह सकते हैं? पियो। तो पीना भी एक हिंदी का शब्द है, पियो भी एक हिंदी का शब्द है। इसके अंत में ना आया है, इसके अंत में ओ आया है, और पीना का इंग्लिश क्या होता है? ड्रिंक। तो हम कह सकते हैं कि पियो अर्थात ड्रिंक क्या है? एक वर्ब है। तो यहां से आपका क्लियर हो गया होगा कि वर्ब पहचानने का क्या तरीका है। तो कोई भी हिंदी का शब्द है और यदि उसके अंत में ना आ जाता है या उसके अंत में ओ आ जाता है, तो वो क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। और यदि इतना लंबा चौड़ा चीज आपको याद नहीं रखना है,
तो आप सिंपल में एक बात याद रखेंगे कि हम अपने लाइफ में जितना भी एक्शन करते हैं, जितना भी हम अपने लाइफ में एक्शन करते हैं, वो टोटल का टोटल एक्शन क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। हम लोग कौन सा एक्शन करते हैं? तो हम लोग खाने का एक्शन करते हैं, पीने का एक्शन करते हैं, पहनने का एक्शन करते हैं, सोने का एक्शन करते हैं। तो ये जो जितने भी ना वाले शब्द हैं, खाना, पीना, उठना, बैठना, आना, जाना, रोना, धोना, उछलना, कूदना, मुस्कुराना, ये जितने भी ना वाले शब्द हैं ना, ये टोटल के टोटल क्या कहलाते हैं? वर्ब कहलाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि अगर सेंटेंस में कहीं भी वर्ब रखा हुआ है तो आप इस तरीके से वर्ब को पकड़ सकते हैं। तो जितने भी ना वाले शब्द हैं वो टोटल के टोटल क्या हैं? वर्ब हैं। तो चलिए हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। यदि आप प्रीवियस स्लाइड को देखेंगे तो हमारा स्ट्रक्चर क्या था? हमारा स्ट्रक्चर था V1 प्लस C। तो हमने V1 को समझ लिया, V को समझ लिया कि V क्या है, हमने 1 को समझ लिया ये 1 क्या है। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि आखिर ये C क्या है। तो यहां पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि यहां लिखा गया है C, और C का मतलब क्या लिखा गया है? कॉम्प्लीमेंट। C का मतलब क्या लिखा गया है? कॉम्प्लीमेंट। और जब आप कॉम्प्लीमेंट का हिंदी करेंगे तो इसका मतलब होता है वाक्य को पूरा करने वाला। जी हां फ्रेंड्स, कॉम्प्लीमेंट का हिंदी क्या होता है? वाक्य को पूरा करने वाला। आप कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो आप देखेंगे कि कभी ना कभी क्या होता है कि कुछ वाक्य अधूरा रह जाता है। तो उस अधूरे वाक्य को अगर कोई पूरा करेगा तो वही क्या कहलाएगा? कॉम्प्लीमेंट। तो कैसे ये कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा? तो चलिए देखते हैं। तो हमारे पास एक सेंटेंस आया हुआ है और वो सेंटेंस क्या है? पत्र लिखो। जी हां, मेरे पास क्या है? पत्र लिखो। तो जब आप पत्र लिखो के बारे में बात करें, यदि मैं आपको बुलाऊं और आपको बुला करके कहूं कि लिखो, मैंने आपको बुलाया, आपके हाथ में पेन या मार्कर दिया और आपसे मैंने कहा लिखो, आप क्या लिखोगे? जरा सोच सकते हैं आप क्या लिखोगे? पता नहीं चल रहा है ना? मतलब यह है कि अगर हम थोड़ी देर के लिए पत्र को ढक लें और आपसे सिर्फ कहें लिखो, आप क्या लिखोगे? इसका मतलब यह हो गया कि अभी जो मेरे पास वाक्य है लिखो, वो एक आधा अधूरा वाक्य है। लेकिन जैसे ही मैंने आपसे कहा पत्र लिखो, तो इसका मतलब यह है कि आपको क्या लिखना है? आपको पत्र लिखना है। आपको क्या लिखना है? आपको पत्र लिखना है। तो इसका मतलब यह हो गया कि अभी जो वाक्य को पूरा किया वो किसने किया? पत्र ने। तो ये पत्र क्या कहलाएगा? C कहलाएगा। और जिसके अंत में ना या ओ आता है वो क्या कहलाता है? वो वर्ब कहलाता है। तो आप देख सकते हैं लिखो के अंत में क्या आया है? ओ आया है। तो बताइए ये लिखो क्या है? ये लिखो एक वर्ब है। ये क्लियर हो गया है? यहां पर लिखो क्या हो गया? एक वर्ब हो गया। और पत्र चूंकि सेंटेंस को पूरा किया है, वाक्य को पूरा किया है, इसलिए पत्र क्या कहला जाएगा? C कहला जाएगा। अब सभी जानते हैं कि पत्र लिखो का राइट ए लेटर होता है, लेकिन कैसे राइट ए लेटर होता है बहुतों को यह चीज पता नहीं है। लोगों ने रट लिया है कि पत्र लिखो राइट ए लेटर हो जाता है। कैसे बनता है? चलिए आपको हम सिखाते हैं। पहले हम इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि यहां जो पत्र लिखो है, इस पत्र लिखो में ये जो पत्र है ये क्या है? ये C है। ये जो लिखो है ये क्या है? भी है। और अगर आप प्रीवियस स्लाइड में देखें तो हमारा स्ट्रक्चर क्या है? V1 प्लस C। पहले वर्ब आना चाहिए और फिर कॉम्प्लीमेंट आना चाहिए, और यहां पे हमारे पास पहले कॉम्प्लीमेंट है और फिर क्या है? वर्ब है। तो इसका इंग्लिश अनुवाद करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मैथमेटिक्स रूल अपनाना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। जी हां फ्रेंड्स, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना कुछ नहीं है, इसको हम इधर ले आएंगे और इसको इधर ले आएंगे। ठीक है, कैचिया गुना का नाम आप लोग सुने होंगे, बस वही करना है। पीछे वाले को आगे और आगे वाले को पीछे जैसे ही करेंगे हमारा सेंटेंस तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स पहले किसका बनाना होगा? लिखो का। तो लिखो का क्या होता है? राइट, लिख दिया हमने राइट। पत्र का क्या होता है? लेटर, हमने लिख दिया लेटर। लेकिन अभी भी थोड़ा सा वाक्य हमारा अधूरा है। फ्रेंड्स लेटर की गिनती कर सकते हैं आप? तो बिल्कुल आप पत्र को गिन सकते हैं। तो जिसकी गिनती की जा सकती है उसके पहले ए या एन लगाया जाता है। तो लेटर के पहले क्या लग गया? ए। तो जब आप कहेंगे राइट ए लेटर तो इसका मतलब क्या हो गया? पत्र
लिखो। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि आपको मैंने बुलाया और आपको कहा पियो, दूध नहीं है, आपको मैंने कहा पियो, क्या पियोगे? यह वाक्य क्या है? अधूरा है। लेकिन जैसे ही मैंने आपसे कहा दूध पियो तो वाक्य को पूरा कर दिया। किसने कर दिया? इस दूध ने। मतलब यह दूध क्या हो गया? यह दूध हो गया सी, और जिसके अंत में ओ आता है वो क्या कहलाता है? भी। अब करेंगे क्या? इसको इधर करेंगे, इसको इधर करेंगे, यानी पहले बनाना होगा पियो का, फिर बनाना होगा दूध का। तो पियो का इंग्लिश क्या होता है? पियो का इंग्लिश हो जाता है ड्रिंक। यहां पर हमने लिख दिया ड्रिंक। अब फिर देखो दूध का क्या होता है? मिल्क होता है, तो हमने यहां पर लिख दिया मिल्क। तो हमारा आंसर क्या बन गया? ड्रिंक मिल्क। अब कहोगे सर आपने यहां ए नहीं डाला, तो हमने ए यहां पर इसलिए नहीं डाला क्योंकि दूध की गिनती नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है मेरे पास? आम खाओ। क्या करना है? इसको इधर करना है, इसको इधर करना है। तो खाओ का क्या होता है? ईट। लिख दिए ईट। आम का क्या होता है? मैंगो। तो यहां पर तुरंत हम लोग लिख देंगे क्या? मैंगो। लेकिन फिर से आम की गिनती की जा सकती है, इसलिए आगे में क्या लगा देना होगा? ए। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ईट ए मैंगो। तो चलिए फ्रेंड्स, एक बार फिर से हम लोग क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल को और रखते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, यहां आओ। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? यहां आओ। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? बहुत कोई जानते हैं यहां आओ का क्या होता है? कम हियर। कैसे बनाएंगे? कुछ नहीं करना है, इसको इधर, इसको इधर। आओ का क्या होता है? आओ का हो जाता है कम, और यहां का क्या होता है? हियर। तो कम हियर हमारा एक सेंटेंस तैयार हो गया। इसी प्रकार से अगर आप कहते हैं वहां जाओ, वहां जाओ, तो फिर से क्या करना है? इसको इधर, इसको इधर। जाना का क्या होता है? गो, और वहां का क्या होता है? देयर। तो गो देयर फिर से हमारा क्या हो गया? एक सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट, यदि आप कहते हैं चाय पियो। जी हां फ्रेंड्स, चाय पियो। तो जब आप कहते हैं चाय पियो, कैसे बनाएंगे? इसको इधर करेंगे, इसको इधर करेंगे। अब कहोगे सर पियो का लगाइए ड्रिंक और चाय का लगा दीजिए टी, तो ड्रिंक टी हो जाएगा। लेकिन यहां पर मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जनरली ऐसा होता है कि जब भी किसी गर्म चीज को आप पीते हैं तो वहां पर ड्रिंक नहीं, वहां पे टेक लगाया जाता है। इसलिए चाय तो जनरली गर्म पी जाती है ना, इसलिए पियो का हम लोग यहां पर क्या लगाएंगे? हम लोग यहां पर लगाएंगे टेक, और चाय का क्या हो जाएगा? टी। तो यहां पर सेंटेंस क्या बन गया? टेक टी। और इसी में थोड़ा सा अगर हम लेवल बढ़ाएं और अगर हम यहां पर लिख दें कि एक कप चाय पियो, एक कप चाय पियो। तो जब आप कहते हैं एक कप चाय पियो, तो इस सेंटेंस में भी दो हिस्से हैं। एक है एक कप चाय और एक है पियो। तो पहले हम इसको इधर करेंगे, इसको इधर करेंगे, तो पियो। चूंकि चाय पी रहे हैं इसलिए ड्रिंक नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? टेक लगाएंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर हम लोग लिख देंगे यहां पे टेक। एक का ए लिखेंगे, कप का कप लिखेंगे, उसके बाद लिख देंगे ऑफ टी। तो आपके सामने एक सेंटेंस तैयार है, टेक एक कप ऑफ टी, एक कप चाय पियो। लेकिन सवाल हमारा यह है कि आखिर ये ऑफ कहां से आ गया? ये ऑफ क्या है? तो फ्रेंड्स, ये जो ऑफ है ना, ये ऑफ आपका प्रीपोजिशन है। ये ऑफ क्या है? ये ऑफ प्रीपोजिशन है। लेकिन ये यहां कर क्या रहा है? तो यहां पर ये इसलिए आया है क्योंकि प्रीपोजिशन का एक रूल कहता है कि अगर आप किसी भी चीज को किसी चीज से मापते हैं या तौलते हैं तो उन दोनों के बीच में ऑफ प्रीपोजिशन शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो आप यहां देख सकते हैं कि चाय को मापा गया है किसमें? कप में। तो इसलिए चाय और कप के बीच में क्या लग गया? ऑफ लग गया। इसी प्रकार से अगर आप कहते हैं कि एक बोतल पानी लाओ, एक बोतल पानी लाओ। तो जब आप कहते हैं एक बोतल पानी लाओ, तो फिर से क्या करना है? लाओ को पहले बनाना है और एक बोतल पानी को बाद में बनाना है। तो पहले लाओ का क्या हो जाएगा? लाओ का हो जाएगा ब्रिंग।
लगा दिया हमने ब्रिंग, एक के लिए हमने क्या लगा दिया ए, और बॉटल के लिए क्या हमने लगा दिया बॉटल, और पानी है तो यहां पर ऑफ वाटर हो जाएगा। अब यहां पे फिर से ऑफ वाटर क्यों हुआ? तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया, अगर किसी चीज को किसी चीज से मापते हैं या तौलते हैं तो वहां ऑफ आता है। तो यहां पे हमने पानी को मापा किस में? बोतल में, तो इसलिए पानी और बोतल के बीच में क्या लग गया? ऑफ लग गया। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आप इस छोटे छोटे सेंटेंसेस को सीख पा रहे होंगे। तो करना कुछ भी नहीं है, जब भी बिना सब्जेक्ट वाला वाक्य आता है उसे इंपैरेटिव सेंटेंस कहते हैं, और उसे बनाते कैसे हैं? बस पीछे वाले को आगे और आगे वाले को पीछे कर देते हैं और हमारा सेंटेंस क्या होता है? तैयार हो जाता है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए इसी कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए चलते हैं और देखते हैं कि आगे हमारे लिए क्या है। तो फ्रेंड्स, हमने सीखा कि कोई भी बिना सब्जेक्ट वाला वाक्य जब हमारे पास आता है तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग पीछे वाले को पहले बनाते हैं, पहले वाले को बाद में बनाते हैं। अब उसी कड़ी में हमारे पास एक प्रीपोजिशन आ गया है, एक वर्ड आ चुका है इन, और आप सभी को पता है कि इन का मतलब क्या होता है? में। और यहां पर क्या है? ऑन। ऑन का मतलब क्या होता है? पर। तो फ्रेंड्स, इन का मतलब होता है में और ऑन का मतलब होता है पर। तो जनरली ऐसा देखा जाता है कि जब भी आप इन या ऑन लगाते हैं तो इसके बगल में द शब्द का प्रयोग होता है। अब मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा कि हमेशा द का प्रयोग होता ही है, कुछ ऐसे जगह भी हैं जहां पे द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे अगर कोई अनकाउंटेबल नाउन आता है तो द का प्रयोग नहीं करते हैं, ओके, लेकिन उसका कुछ विशेष भी अर्थ है जहां पे हम लोग करते हैं। कोई प्लूरल नाउन आता है तो वहां पे भी हम लोग द का यूज नहीं करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी जगह हैं जहां पे हम लोग करते हैं। कोई प्रॉपर नाउन आता है, किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम अगर आ जाता है तो वहां भी द का यूज नहीं किया जाता है। लेकिन यहां पर फिलहाल हमें यह सीखना है कि यदि इन आता है या ऑन आता है तो जनरली ऐसा देखा गया है कि बगल में हम लोग क्या लगाते हैं? द लगाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इससे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने आपसे कहा मैदान में, हमने आपसे क्या कहा? हमने आपसे कहा मैदान में। तो जब कहा जाता है मैदान में तो में के लिए क्या लगाएंगे? इन के बगल में द, और मैदान के लिए क्या हो जाएगा? मैदान के लिए हो जाएगा फील्ड। फिर क्या है? यदि मैंने आपको कहा कमरे में, कमरे में, तो जब हमने कहा कमरे में तो में के लिए फिर से क्या लगाएंगे? इन लगाएंगे, बगल में द लगाएंगे, और कमरा का क्या हो जाता है? रूम। तो यहां पे हम लोग रूम लगा देंगे। फिर क्या है? फिर अगर हमने ले लिया यहां पर जैसे छत पर, छत पर, तो पर का क्या हो जाता है? पर का भी जस्ट हमने सीखा ऑन। ऑन के बगल में लगाएंगे द, और छत का क्या लगा देंगे? छत का लगा देंगे रूफ। नेक्स्ट, यदि मैं कहूं सड़क पर, ओके फ्रेंड्स, यदि मैं कहूं सड़क पर तो पर के लिए क्या हो जाएगा? पर के लिए हो जाएगा ऑन, बगल में लगाएंगे द, और सड़क के लिए क्या लगा देंगे? रोड। तो क्या हो गया यहां पर? ऑन द रोड। तो हमेशा याद रखना है, में के लिए इन और पर के लिए क्या लगाएंगे? ऑन। जैसे मैदान में तो इन द फील्ड, कमरे में इन द रूम, छत पर ऑन द रूफ, सड़क पर ऑन द रोड। इस तरीके से कर सकते हैं। अब हम इसका प्रयोग सेंटेंस में भी कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले कुछ और इसके यूज मैं बता देना चाहता हूं। जैसे यदि मैं आपके सामने कहूं सुबह में, सुबह में, तो क्या हो जाएगा? में के लिए इन, बगल में हमने लगाया द, और सुबह का क्या हो जाता है? मॉर्निंग। तो यहां पर क्या बन गया? इन द मॉर्निंग। यदि मैं आपसे कहूं शाम में, शाम में, तो क्या हो जाएगा? में के लिए इन, बगल में द, और शाम का क्या हो जाता है? इवनिंग। तो यहां पर क्या हो गया? इन द इवनिंग। यदि मैं आपसे कहूं दोपहर में, दोपहर
में, तो मे के लिए फिर से क्या लगाएंगे, इन, बगल में लगाएंगे द, और दोपहर का हम लोग आफ्टरनून कर सकते हैं। तो यहां पर हमारा सेंटेंस, हमारा एक फ्रेज बन के तैयार हो गया, दोपहर में, इन द आफ्टरनून। लेकिन यहां पर याद रखने वाली बात यह है कि जब आप कहते हैं रात में, तो यहां पर इन द नाइट नहीं होता है। इन द नाइट होता है तो उसका एक विशेष अर्थ निकलता है, लेकिन नॉर्मली बेसिकली रात में जब यूज किया जाता है तो इन द नाइट का यूज ना करके यहां पर एट नाइट का यूज किया जाता है। जी हां फ्रेंड्स, ये याद रखने वाली बातें हैं। जब सुबह में आता है, शाम में आता है, दोपहर में आता है, तो इन शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब रात में आता है तो किसका यूज करते हैं, वो एट नाइट का यूज कर लेते हैं। एक और इसका प्रयोग है, इसका प्रयोग यह है कि अगर कोई बिगर प्लेस है, अगर कोई बिगर प्लेस है और वहां पे आ रहा है में, तो उसमें हम लोग लगाते हैं इन। लेकिन यदि कोई स्मॉलर प्लेस है, यदि कोई स्मॉलर प्लेस है और वहां पर हिंदी आता है में, तो वहां पर यूज किया जाता है एट। जी हां फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना होगा। अगर में आ रहा है और जगह बड़ा है तो लगाएंगे इन, और जगह छोटा है तो लगाएंगे एट। जैसे कोई महादेश का नाम हो गया, कोई देश का नाम हो गया, कोई राज्य का नाम है, कोई राजधानी का नाम है, कोई बड़े शहर का नाम है, तो वहां पर इन लगेगा। लेकिन कोई छोटा शहर है, कोई गांव है, कोई कस्बा है, कोई मोहल्ला है, और वहां पर में आ जाता है, तो वहां इन ना लगा करके वहां पर क्या लगाते हैं, वहां पर एट शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर आपसे कोई कहता है भारत में, ओके फ्रेंड्स, आपसे क्या कहा गया, भारत में, तो भारत तो बहुत बड़ा है, तो इसलिए हम लोग यहां पर किसका यूज करेंगे, इन का यूज करेंगे, और यहां पर क्या लिखेंगे, इन इंडिया। यदि आपको बोला जाता है, कोई एक मोहल्ला का अगर नाम ले लिया जाए, ठीक है, एक मोहल्ला है जिसका नाम है रुद्रनगर, ओके फ्रेंड्स, मोहल्ला का क्या नाम है, रुद्रनगर। अगर आप कहते हैं रुद्रनगर ये मोहल्ला का नाम है, तो यहां पर क्या लग जाएगा, एट लगेगा, और यहां पर क्या हो जाएगा, एट रुद्रनगर। तो ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा कि यदि कोई बड़ा जगह है तो आप इन का प्रयोग करेंगे, और अगर छोटा जगह है तो आप एट का प्रयोग करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग सीखते हैं इससे कुछ एग्जाम्पल, कि कैसे कुछ एग्जाम्पल इसके बन सकते हैं। जैसे हमने अभी जस्ट लिया था मैदान में, तो उसी का हम लोग यूज करते हैं। तो यदि आप यहां पर लिख देते हैं कि मैदान में खेलो, मैदान में खेलो, तो अभी जस्ट आपको फर्स्ट स्लाइड, सेकंड स्लाइड में हमने बताया कि जब भी बिना सब्जेक्ट वाले सेंटेंस हमारे पास आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, पीछे वाले को पहले और पहले वाले को पीछे बनाते हैं। तो पहले किसका बनेगा, पहले बनेगा खेलो का, तो खेलो का क्या हो जाएगा, प्ले। और अभी जस्ट हमने सीखा मैदान में का क्या होता है, इन द फील्ड, तो हम लोग यहां पर लिख देंगे इन द फील्ड। तो मैदान में खेलो क्या इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा, प्ले इन द फील्ड। यदि आप यहां पर लिखते हैं कि छत पर शराब पियो, ओके फ्रेंड्स, हमने एक एग्जांपल ले लिया, छत पर शराब पियो। तो जब आप बनाते हैं छत पर शराब पियो, तो इसमें हम देखेंगे पूर्ण वाक्य कौन सा है। तो पूर्ण वाक्य है हमारा शराब पियो, तो पहले हम बनाएंगे शराब पियो। तो शराब पियो में सबसे पहले किसका, पियो का, तो पियो का क्या हो जाएगा, ड्रिंक, और शराब का क्या हो जाएगा, वाइन। तो ड्रिंक वाइन ये तो बन गया शराब पियो। लेकिन छत पर, तो अभी जस्ट हमने सिखाया था, छत पर का क्या हो जाता है, ऑन द रूफ हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, ऑन द रूफ शब्द का प्रयोग हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यदि आप कहते हैं, अगर आप कहते हैं कि भारत में रहो, भारत में रहो, अभी जस्ट हमने सीखा रहो का क्या होगा, लिव। और अभी जस्ट हमने ये सीखा कि अगर कोई बड़ा जगह है तो क्या लगाते हैं, इन। तो भारत बड़ा है तो क्या हो जाएगा, लिव इन इंडिया, लिव इन इंडिया। लेकिन वही अगर कोई छोटा जगह, जैसे किसी प्रखंड का नाम ले लें या किसी छोटे शहर का नाम ले लें,
तो वहां पे क्या, जैसे एक छोटा सा शहर है, जैसे आप कह सकते हो बलिया में, हमने कहा बलिया में काम करो, बलिया में काम करो, तो पहले हम किसका बनाएंगे, काम करो, तो काम करो का क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा। और बलिया में, तो बलिया एक छोटा जगह है, इसलिए हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे एट बलिया, क्या लिख देंगे, एट बलिया। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने सीखा कि अगर बड़ा जगह है तो हम इनका प्रयोग करेंगे और छोटा जगह है तो ऑन का प्रयोग करेंगे। तो फ्रेंड्स आज हम लोग यहीं पे चीजों को स्टॉप करते हैं और आप लोगों ने सीख लिया है कि जितने भी बिना सब्जेक्ट वाले सेंटेंस होंगे बस उसमें करना क्या है, पीछे वाले को आगे करना है और आगे वाले को पीछे करना है और सेंटेंस लगातार क्या होगा, बनता जाएगा। आप लोग यह बिल्कुल ना सोचे कि ये इंपैरेटिव सेंटेंस जो था वो हमारा समाप्त हो गया है, ये बिल्कुल भी समाप्त नहीं हुआ है, ये अभी सिर्फ और सिर्फ पार्ट 1 था। इसमें और भी अच्छे अच्छे चीजों को हम ऐड ऑन करने वाले हैं और अच्छे अच्छे चीजों को सीखने वाले हैं। लेकिन कितने भी अच्छे चीज, कितने भी हैवी चीज क्यों ना आ जाएं, लेकिन रूल वही रहेगा। रूल क्या है, पीछे वाले को आगे और आगे वाले को पीछे, बस यही नियम, यही रूल आपको गांठ बांधकर याद रखना है। और धीरे धीरे हम लोग देखेंगे कि इसी कड़ी में छोटे से लेकर लंबे सेंटेंसेस को कैसे बना पाते हैं। तो थैंक यू टू ऑल, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।